हुमायूं मोहम्मद साहब, पॉइंट तो उनका वैलिड है कि खुर्शीद शाह साहब ने ज़रूर एतराज़ उठाया ऑर्डिनेंसेस लाने पर, लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस आप ही के दौर में आए, आज आप उसी पर एतराज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गलत काम किया है, डज दैट जस्टिफाई कि आज ये लोग गलत काम करें? तो जस्टिफिकेशन है। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, ठीक, और उसमें जो हमारे इत्तेहादी होते थे वो अक्सर गायब होते थे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली वो जिनकी बात मानते थे उनको कहा जाता था कि यार आप अपने बंदे जो आपके हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उनको तो कह दिया करो कि आपके ये इसके लिए आ जाया करें। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टिल आई स्टिल फील कि ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं दे डू नॉट जस्टिफाई कि उनको आना चाहिए। अगर हमने कोई चीज सही नहीं किया, अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट 3.5 years थे, और उसमें आप हमें एक क्या कह सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ठीक हो गया। वो पार्टियां जो पिछले 35 साल से 3-3, 4-4 मर्तबा आ चुकी हैं, अगर उनको आप क्या कहेंगे? आर दे हैबिचुअल? उनको तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। उनको तो आप कहेंगे कि हैबिचुअल है गलत काम करने में। और एक्चुअली इनफैक्ट मैं तो यहां तक जाके कहूंगा कि इन्होंने ही गलत रास्ता सबको दिखाया हुआ है। सही। हमने तो अपनी इस्लाह कर ली, हम तो उस चीज से हट गए। तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की बका जो है ना वो सिर्फ एक चीज में है, और ये याद रखें मेरे लिहाज से 2 चीजें पाकिस्तान की बका। अगर अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, नंबर 1, हमने अपने अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है उसको हमने फाल करना है। हमारी जुडिशरी को इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखिए जब आपकी और मेरे दरमियान में किसी चीज पे तनाज़े होता है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपने कहा इंसाफ, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुंसिफ का रोल ही यही होता है, जब 2 फरीकैन में अगर मामला बिगड़ रहा हो तो मुंसिफ ने इंसाफ करना होता है, और उसी इंसाफ के नतीजे में निजाम आगे चलता है, वरना 2 फरीकैन दस्तो गिरेबां भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक चीज जो महसूस की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। कभी कोई गुफ्तगू होती है, अगले दिन उससे जो है ना बैकआउट किया जाता है, यू टर्न लिया जाता है, फिर एक नई गुफ्तगू होती है। अली अमीन गंडापुर साहब अभी वजीर आजम से मिले थे, मेरा ख्याल है मुलाकात को 24 घंटे नहीं गुजरे थे। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं मफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी। अली अमीन गंडापुर साहब एज अ चीफ मिनिस्टर केपी कह रहे हैं जी साथ लेकर चलेंगे, हमें भी अंदाजा है, अपनी भी उनकी माशी मुश्किलात हैं सूबे की। तो ये जो बयानियों की तब्दीली है, ये कंफ्यूजन वाकई आपको लगता है, या आपको लगता है कि कंफ्यूजन नहीं है, ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको जरा पीछे अपने स्टांड से पीछे हटके देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अली अमीन गंडापुर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी वो एड के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास गए ताकि वो केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल है उनको हल करें, और उसमें हम सारे समझते हैं कि उसमें वफाक के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट भी करना है, कोऑपरेट भी करना है। असद कैसे एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहा है, जो अली अमीन गंडापुर है उसका जो स्टांस है, और जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं वो एज अ किस कैपेसिटी में, क्योंकि उनके और बैरिस्टर गौहर के बयानात में भी हमें तजाद मिलता है। बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, शेर अफजल मरवत जेल से जब मुलाकात करके आते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि खान शेर अफजल साहब ने तो कह दिया है कि सुन्नी तरीके के साथ इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी हुमायूं साहब, इस तरह है कि अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखिए, अब मुझे चूंकि मैं उस चीज का प्रिवी नहीं हूं कि इमरान खान ने किसको क्या कहा है, हमें उन सब का जो होता है ना उनके फेस वैल्यू पे देखना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखें, जो सुन्नी तहरीक के साथ हमने जब अलायंस किया था, तो अगर हमने वो सोच समझ के किया था तो कम से कम हमें उनके जो चेयरमैन है उनको कहना चाहिए था कि यार आपको हम बैक कर लेंगे, आप कम से कम अपने जो सिंबल है उससे इलेक्शन लड़े और वो करें। तो अगर तो ये प्लान था, ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी गलत प्लानिंग थी। और अगर ये प्लानिंग नहीं थी, मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया, तो फिर शायद आपको बात दफा सवाल उठाने पड़ते हैं। गलतियां हर कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने ऑडिट करना होता है, आपने अपने फैसलों को जाके देखना होता है कि क्या हमने सही फैसला लिया या नहीं लिया। तो as one of the leaders of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I will pose this question. तो आपके पास
हुमायूं, आपके पास फैसले कोर कमेटी के जरिए आते हैं। आपने कहा हमें फेस वैल्यू देखनी चाहिए, तो आप बैरिस्टर गौहर को ज्यादा ट्रस्टवर्थी समझते हैं या शेर अफजल मरवत को? देखिए जी, इस तरह यह है कि मैं इंडिविजुअली, मेरे लिए दोनों ऑनरेबल हैं, लेकिन इन दोनों के इंडिविजुअल फैसले नहीं होते। ये इनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फैसला जो होता है वो कोर कमेटी का होता है। अब वो चूंकि कलेक्टिव डिसीजन होता है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, चांसेस ये हो जाते हैं कि वो ठीक हो। लेकिन मेरा ये है कि जब इमरान खान ने एक दफा कह दिया था कि हमें NWM के साथ करना चाहिए था, और वहां पे ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट थी, तो मेरी नजर में वो प्रॉब्ली बेहतर फैसला था एज कंपेयर टू अदर। अब देखिए, ये याद रखिए। सही, एक मिनट के लिए हुमायूं आपको यहां रोकूंगा। राजा रियाज साहब, आप चूंकि पीटीआई के अंदर रहे हैं 3.5 साल, और आप भी बहुत से मामलात पे इख्तलाफ राय रखते भी रहे, खासकर जहांगीर तरीन के मामले पर। हालिया दिनों में जो पीटीआई की फैसला साजी है, उसको आप कैसे कॉमेंट करेंगे? आपके ख्याल में ये मामला वाकई कंफ्यूजन का है या कुछ इंटेंशनली भी चल रहा है? आप एक ऐसे बंदे से सवाल पूछ रहे हैं जो खुद कंफ्यूज होकर पीटीआई में आया हुआ था और खुद कंफ्यूज होकर पीटीआई से निकल गया, खुद कंफ्यूज हो ऑपोजिशन में बैठा होता और उसी में ही वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा था। मतलब हाउ वुड हुमायूं साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, मे यू डिसएग्री विद हिम। It's not about that. I don't think so. He is, मेरे लिहाज से, he is not even qualified to Okay, comment. that's your parameter. That's your parameter. But let him answer. Not a part of PTI. He was never a part of PTI. Yes. सर, बात यह है कि हुमायूं साहब कौन होते हैं मेरे पे इतराज करने वाले? हुमायूं साहब, I think let him respond. You need to reframe the question. He cannot answer on behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf. Nothing. He can answer on behalf of Pakistan Muslim League Noon. He cannot answer on ओके, लेकिन वो आपका हिस्सा 3.5 साल रहे हैं सर, टिकट होल्डर थे आपके 3.5 साल। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता रहे हैं नहीं रहे। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत के मैदान में है। पहले IMF को खत लिखा, खत लिखने के बाद आज IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा, अब यूरोपीय यूनियन से भी रुजू करने की बातें। क्या ये तमाम चीजें सियासत के खिलाफ हैं या रियासत के खिलाफ है? हुमायूं मोहम्मद साहब, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, मैंने जैसे शुरू में कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 मसले हैं। एक मसला पहले बयान कर दिया था, दूसरे पे आपने मुझे आने नहीं देता। पहला था, मैंने कहा था कि वो जुडिशरी। बिल्कुल। दूसरा मसला है, पाकिस्तान का जो मसला है वो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे शैम डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं है। जब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते तो उससे 2 चीजें होती हैं। एक, आपका पॉलिटिकल मेरिट नहीं आता। जब पॉलिटिकल मेरिट नहीं आता तो आपके, इसका मतलब ये है कि लोग जो, देखिए, अवाम जब सबसे ज्यादा जब किसी को वोट देती है तो वो, उनको पता होता है कि ये हमारी सही अक्कासी कर सकते हैं। तो जो स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है, वो स्ट्रांग गवर्नमेंट आके चीजों को स्टेबलाइज करती है। सही फैसले, गलत फैसले, दे आर रिलेटिव थिंग। वो रिलेटिवली सही, रिलेटिवली गलत हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जब भी स्टेबिलिटी आती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। चाहे वो आप उसमें हाल किसी के वक्त भी देख लें, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल देख लें। 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3.5 साल में 2 दफा 6 GDP को टच किया। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में ये नहीं अचीव किया। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी ग्रोथ नहीं शो की। हुमायूं साहब, माजरत के साथ जो आप बात कर रहे हैं, उसमें फिर आप ये भी हवाला देना कि 2 साल कोविड ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी रिलीफ आपको दिया, आपकी गवर्नमेंट को, उसके एडवांटेजेस थे। अदरवाइज अगर नॉर्मल वर्ल्ड होता, नॉर्मल चैलेंजेस होते, तो क्या ये रिजल्ट्स होते? हुमायूं साहब, सर, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोविड ना होता तो इससे बेहतर रिजल्ट होते। मुझे समझ नहीं आई आपने किस तरीके से ये निकाल लिया कि कोविड ने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया कोविड के अंदर। पाकिस्तान वाज नंबर 3। सर, आपको जो भी ट्रांचेस देनी थी इंटरनेशनल इदारों की, वो डिले हुई सर।
आपको मैं बता देता हूं, कोविड के दरमियान में जो सबसे बड़ा जो मसला बाद में आया था, दैट वाज जो शिपमेंट्स इधर से उधर जा रही थी वो नहीं हो रही थी, सारी चीजें रुक गई थी बिकॉज ऑफ हर चीज स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, पूरी दुनिया के अंदर हर किस्म की चीज आ गई थी। तो कोविड ने तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान उसको सही तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि इमरान खान जिसको आप सब लोग भला कहते हैं, जिसने दुनिया को बताया कि सही तरीका क्या था और हर एक ने फिर उस तरीके को फॉलो किया। हुमायूं साहब, मेरे सवाल पर अगर आ जाएं, जो आईएमएफ को खत लिखना, फिर उसके हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा, अब ईयू से राब्तों की बातें, बयानियां कुछ और, अमल कुछ और, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ जाना चाह रही है, सियासत के खिलाफ? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले टोटली डिनाई किया है ईयू के साथ किसी चीज की उसका लेटर का, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपनली एडमिट किया है कि उन्होंने आईएमएफ को एक लेटर लिखा था। वो लेटर बेसिकली सिर्फ ये था कि जो बातें हमें आईएमएफ ने हमें, जब आज जो आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर आपके रहनुमाओं ने एहतजाज किया है सर, मुझे एक बात कर लेने देना, मुझे एक बात कर लेने दें, ठीक है। जो आईएमएफ जब जुलाई 2023 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त चेयरमैन थे और बानी चेयरमैन है इमरान खान, जब उसके पास जाके गारंटी मांग रहे थे, तो उन्होंने रीअश्योर किया था इमरान खान को कि इलेक्शंस होंगे और फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये जो लेटर सिर्फ उस चीज की याद दहानी थी कि आपने हमें ये कहा था कि फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट। सर, ये जुमला दोबारा हुमायूं साहब, मैं सवाल चाहूंगा क्लैरिटी के लिए। आपको आईएमएफ ने एश्योरेंस दी थी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? सर, उन्होंने ये कहा था, हमारा सिर्फ आईएमएफ के साथ मुआहदा तो हमने किया था। कहते हैं ना कि आप जिस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप एक मिनट चुप रहे, एक मिनट ठहर जाए, मुझे बोल लेने दे। उन्होंने ये कहा था कि जो थर्ड जो ट्रांच होगा वो हम देंगे जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। उस में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट में हमारा मौकफ ये है कि ये तो चोरों की गवर्नमेंट है। इन्होंने तो ये आपका मौकफ है, अभी इसने साबित होना रहता है। हुमायूं मोहम्मद साहब,